अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट 2 वीडियोस में हमने सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात की कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की की राह पर गामजन होती रही, लोगों की सेकंड लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत भी बढ़ती रही। यानी कि जैसे जैसे लोगों का एक दूसरे के ममालिक में आना जाना बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों को ज़रूरत पेश आई कि वो उस कंट्री की भी लैंग्वेज को सीखें और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रही। तो इस सेकंड लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली और जल्दी सिखाने के लिए काफ़ी सारे मेथड यूज़ किए गए, जिनमें से पिछली 2 वीडियोस में हमने 2 मेथड्स के बारे में पढ़ा। एक तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था और दूसरा द डायरेक्ट मेथड। अब उन वीडियोस में हमने ये देखा कि किस तरह द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पहले तो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा, लेकिन क्योंकि उसने कुछ अच्छे नताइज शो नहीं किए, जिसकी वजह से उसको चेंज कर दिया गया। बेसिकली उस मेथड के ज़रिए सेकंड लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स अपनी उस सेकंड लैंग्वेज में अच्छे तरीके से बात करने के काबिल नहीं बन पा रहे थे। तो इस वजह से कम्युनिकेशन पर फोकस करते हुए डायरेक्ट मेथड बनाया गया और उसके थ्रू स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज में अच्छे से कम्युनिकेट करने के काबिल बनाया जाने लगा। लेकिन डायरेक्ट मेथड की भी फेम थोड़े ही अरसे में डाउन हो गई, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे थे वो उस सेकंड लैंग्वेज में नेटिव्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट तो कर पा रहे थे, लेकिन उनकी बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती थी। वो ना तो सेकंड लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते थे, ना अच्छे से पढ़ सकते थे। तो इसकी वजह से उन दोनों लैंग्वेज मेथड्स यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और द डायरेक्ट मेथड दोनों को एक फेलियर तस्वुर किया गया और एक नया मेथड बनाने की ज़रूरत पेश आई, जिसमें स्टूडेंट्स की चारों स्किल्स पे फोकस हो। यानी वो सेकंड लैंग्वेज को अच्छे से रीड भी कर सके, उसको अच्छे से राइट भी कर सके, उसको अच्छे से समझ भी सके, यानी वो नेटिव्स का एक्सेंट अच्छे से समझ पाए और वो सेकंड लैंग्वेज को अच्छे से बोल भी सके, यानी कि वो नेटिव्स के साथ अच्छे से बात करने के काबिल हो। तो पिछले दोनों मेथड्स की फेलियर्स और इन चारों ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक नया लैंग्वेज मेथड क्रिएट किया गया, जिसे ऑडियो लिंगुअल मेथड का नाम दिया गया। और आज की इस वीडियो में हम उसी मेथड के बारे में मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे कि इस मेथड का बैकग्राउंड क्या था, यानी ये मेथड कैसे और क्यों वजूद में आया, इस मेथड में किस तरीके से स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाती थी, यानी इसमें कौन सी टेक्निक्स, कौन से तरीके यूज़ किए जाते थे, और फिर हम इस मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। और फिर आखिर में हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के बाद भी इस मेथड को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम सिमाब शिराजी एंड यू आर टेकिंग अ क्लास ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहले तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, यानी कि ये किस वजह से और क्यों वजूद में आया। तो इसके वजूद में आने के 2 मेन रीज़न थे, एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी और दूसरा आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में बी एफ स्किनर ने यह प्रूव करने की कोशिश की थी कि बच्चे लैंग्वेज को भी बिहेवियर्स की तरह ही सीखते हैं, यानी कि वो जिस तरह अपनी अदर हैबिट्स डेवलप करते हैं, सेम इसी तरह से वो लैंग्वेज को भी लर्न करते हैं। यानी कि वो जिस तरह कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट के ज़रिए अपनी अदर हैबिट्स को डेवलप करते हैं, सेम इसी तरह कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट के ज़रिए ही वो लैंग्वेज को भी लर्न करते हैं। इस थ्योरी को मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बिहेवियरिज्म अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तो ऑडियो लिंगुअल मेथड को समझने में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अब दूसरी वजह की बात करें तो वो था आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में ASTP बोलते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब अमेरिका अपने काफ़ी सारे सोल्जर्स को अलग-अलग कंट्रीज़ में डिप्लॉय कर रहा था, तो वहाँ उन सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी, क्योंकि उन ममालिक में जो लैंग्वेज यूज़ होती थी उन सोल्जर्स को वो लैंग्वेज नहीं आती थी। अब ऐसे सोल्जर्स और ऐसे ऑफिसर्स के थ्रू जब US गवर्नमेंट को शिकायत मौसूल हुई, तो US गवर्नमेंट ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को ऑर्डर दिया कि जल्द अज जल्द एक ऐसा मेथड डेवलप किया जाए जिसके ज़रिए हम सोल्जर्स को सेकंड लैंग्वेज सिखाएं और वो एटलीस्ट सेकंड लैंग्वेज की बेसिक्स को अच्छे से यूज़ करने के काबिल हो जाएं। तो यूँ US गवर्नमेंट की हिदायत पर US की यूनिवर्सिटीज़ ने 1942 में इस आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया। अब इस प्रोग्राम का मेन फोकस या मेन गोल यही था कि वो उन सोल्जर्स को जिनको दूसरे ममालिक में डिप्लॉय किया जाना था, उन ममालिक की लैंग्वेजेस की बेसिक्स समझा दी जाएं
यानी कि इस प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि उन सोल्जर्स को सेकंड लैंग्वेज में मास्टरी करवानी है। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो सोल्जर्स इस काबिल हो जाएं कि सेकंड लैंग्वेज के बेसिक यूज़ को समझ जाएं। यानी अगर किसी सोल्जर को या किसी ऑफिसर को फ्रांस में डिप्लॉय किया जाता है तो एटलीस्ट उसको इतनी फ्रेंच तो आ जाए कि वो किसी के साथ भी फ्रेंच लैंग्वेज में सलाम दुआ कर पाए। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो किसी से चीज़ मांग पाए, अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसको अच्छे से ख़रीद पाए। यानी कि उसको फ्रेंच लैंग्वेज इतनी आ जानी चाहिए कि उसको अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो अब इस मेथड में होता क्या था, इसमें ड्रिल्स का यूज़ किया जाता था। ड्रिल्स यानी रिपीटेशंस, मुख्तलिफ सिचुएशंस क्रिएट करके स्टूडेंट्स से ड्रिलिंग करवाई जाती थी। मसलन अगर उन्हें शॉपिंग के हवाले से सेंटेंसेस सिखाने हैं तो उन्हें शॉपिंग के हवाले से जितने भी सेंटेंसेस हैं उनकी इतनी ज़्यादा दफ़ा रिपीटेशन करवाई जाएगी कि वो सेंटेंसेस उनके माइंड में बैठ जाएंगे। तो इस तरह वो सेकंड लैंग्वेज के बेसिक यूज़ को एक तरह से रट्टा लगा लेते थे। अब हैरान कुन तौर पर इस इंटेंसिव सिस्टम ने काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। सेकंड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को इस मेथड के ज़रिए काफ़ी जल्दी किसी सेकंड लैंग्वेज की बेसिक्स सिखा दी जाने लगी। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई तो एजुकेशन प्लानर्स एक दफ़ा फिर से सर जोड़ के बैठ गए और एक नया और परफेक्ट सा मेथड बनाने के बारे में सोचने लगे। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के फेलियर्स को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखते हुए और इस आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड बिहेवियरिज्म को बेस बनाकर एजुकेशन प्लानर्स ने सेकंड लैंग्वेज टीचिंग के लिए एक नया मेथड बनाया जिसे उन्होंने ऑडियो लिंगुअल मेथड का नाम दिया। इस मेथड का एम GTM की तरह सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन या डायरेक्ट मेथड की तरह सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पर रखने की बजाय चारों बेसिक स्किल्स पर रखा गया। यानी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड का मकसद ये था कि सेकंड लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स अपनी चारों बेसिक स्किल्स अच्छे से डेवलप कर सकें, यानी कि वो अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकें और अच्छे से रीड एंड राइट भी कर सकें। बहरहाल सबसे बड़ा और मेन गोल इसका भी कम्युनिकेशन ही था, क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग से ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज को सीखता है तो वो इस काबिल तो लाजमी होना चाहिए कि किसी भी नेटिव की बातों को समझ सके और उसको उसकी बातों का अच्छे से जवाब दे सके। अब बात करते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड के फीचर्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले तो इस मेथड की एक बात यह है कि इसमें चारों स्किल्स पर फोकस किया गया। यानी सबसे पहले स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज में बात करना और बात सुनना अच्छे से आना चाहिए, यानी कि उनकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग अच्छी हो। और उसके बाद दूसरे नंबर पे वो उस सेकंड लैंग्वेज में रीडिंग एंड राइटिंग भी कर सकें। दूसरा, इस मेथड में भी मदर टंग को डीमोटिवेट किया गया, लेकिन डायरेक्ट मेथड की तरह मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया गया। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जिसको कोई चीज़ सही से समझ नहीं आ रही, कोई बिगिनर है, तो उसको कोई बेसिक सा कंसेप्ट समझाने के लिए अगर कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पेश आ रही है तो वहाँ पर उसकी मादरी ज़बान का यूज़ करके उसको वो बात समझाई जा सकती है। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह सेकंड लैंग्वेज टीचिंग का पूरा इन्हसार मादरी ज़बान पे नहीं होगा, बल्कि सेकंड लैंग्वेज की कंप्लीट टीचिंग उस सेकंड लैंग्वेज में ही होगी। तीसरा, इस मेथड में डायरेक्ट मेथड की तरह ग्रामर को मुकम्मल तौर पे डिस्क्रेडिट नहीं किया गया, बल्कि इस मेथड में ग्रामर पर भी जोर दिया गया ताकि बच्चे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस प्रोड्यूस करें। लेकिन इस मेथड में ग्रामर सिखाने का तरीका मुख्तलिफ था। इस ऑडियो लिंगुअल मेथड में ग्रामर और वोकेबलरी दोनों को डायलॉग्स या सेंटेंसेस की सूरत में सिखाया जाता था। यानी कि ना तो उन्हें वोकेबलरी की लिस्टें दी जाती थीं कि हाँ ये वाले वर्ड्स याद करो, और ना ही उन्हें ग्रामर के रूल्स लिख के दिए जाते थे कि हाँ अब इनका रट्टा लगाओ। बल्कि अगर उन्हें स्टूडेंट्स को शॉपिंग से रिलेटेड वोकेबलरी सिखानी है तो टीचर सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे डायलॉग्स बनाएगा जिनमें वो वाली वोकेबलरी यूज़ हुई हो, और फिर स्टूडेंट्स उन सेंटेंसेस की ड्रिलिंग करेंगे या उनको रिपीट करेंगे बार बार, ताकि उनको उन वर्ड्स का मीनिंग भी समझ में आ जाए और उनका सही इस्तेमाल भी उन्हें पता चल जाए कि इन्हें किस सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करना है। जहाँ तक रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर भी बच्चों को इसी तरीके से यानी ड्रिलिंग के तरीके से सिखाई जाती थी, ना कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह कि जहाँ पे बच्चे को कोई रूल सिखा दिया जाए ग्रामर का
और फिर अगर बच्चे की प्रैक्टिकल लाइफ में उस रूल का यूज़ ही ना हो तो उसको तो लाजमी बात है वो रूल भी थोड़े दिनों में भूल जाएगा। तो ये तरीका यहाँ नहीं होता था। अगर बच्चों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाना है तो स्टूडेंट्स को ये रूल बताने की बजाय कि हेल्पिंग वर्ब को नाउन से पहले लगा दो तो ये जुमला इंटरोगेटिव बन जाएगा, बल्कि इसकी प्रैक्टिकल ड्रिलिंग करवाई जाती थी। मिसाल के तौर पे एक प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है शी इज़ लिसनिंग, तो स्टूडेंट्स को इसकी प्रैक्टिकली ड्रिलिंग करवाई जाएगी। वो बार बार इसको रिपीट करेंगे, शी इज़ लिसनिंग, इज़ शी लिसनिंग। देन अदर सेंटेंसेस, ही इज़ फाइटिंग विद अली, इज़ ही फाइटिंग विद अली। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाना उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, ना कि सिर्फ रूल समझा के छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा ऑडियो लिंगुअल मेथड का एक और ख़ास फीचर लैंग्वेज लाइब्रेरी है। लैंग्वेज लाइब्रेरी बेसिकली एक ऐसी लाइब्रेरी होती थी जिसमें ऑडियो मटेरियल या वीडियो मटेरियल पड़ा हुआ होता था और बच्चे उन ऑडियोज़ वगैरह को सुन के अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस करते थे और उन ऑडियोज़ को फिर अपने अंदाज में रिपीट करते थे ताकि उनका एक्सेंट, उनकी प्रोनंसिएशन और इंटोनेशंस वगैरह अच्छी हो जाए। बात करते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड की खुसूसियात यानी इसके एडवांटेजेस के बारे में कि जिनकी वजह से ये ऑडियो लिंगुअल मेथड 2 दहाइयों तक यानी 1950s और 1960s में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में सही डोमिनेंट रहा और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसी मेथड को अडॉप्ट किए रखा स्टूडेंट को सेकंड लैंग्वेज सिखाने के लिए। अब इसका सबसे पहला एडवांटेज तो ये था कि इस मेथड की बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेथड बेस्ड है बिहेवियरिज्म थ्योरी पर, और बिहेवियरिज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग और रिपीटिशन वगैरह के ज़रिए लर्न किया जाता है और रिपीटिशन जितनी ज़्यादा होगी लर्निंग उतनी ही मजबूत होगी। तो ये चीज़ें ऑलरेडी लोगों के दिमागों में तो बैठी हुई थी कि हाँ लैंग्वेज भी हैबिट्स की तरह ही सीखी जाती है। तो ये भी एक रीज़न था कि ये मेथड इतना ज़्यादा फेमस रहा, क्योंकि इससे पहले जो 2 लैंग्वेज मेथड्स आए थे उनकी कोई भी थ्योरेटिकल बेस नहीं थी। ये पहला लैंग्वेज मेथड था जिसको एक प्रॉपर थ्योरेटिकल बेस के ऊपर बनाया गया था। दूसरी इसकी खासियत ये थी कि ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेथड था। बिगिनर्स के लिए ये GTM और डायरेक्ट मेथड दोनों से ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसमें अगर किसी बिगिनर को कोई चीज़ समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो एक तो उसको उसकी मादरी ज़बान में समझा दी जाती थी, दूसरा उसको स्टार्ट में ही ग्रामेटिकल रूल्स और ढेर सारी वोकैबुलरी रटे लगाने के लिए नहीं थमा दी जाती थी। उसकी लैंग्वेज को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया जाता था, जिसकी वजह से वो इंटरेस्टिंगली लैंग्वेज को सीखता था। ये मेथड बच्चों को नेटिव्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करने के काबिल बनाने के लिए एक्यूरेसी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करता था, यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस और बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इस मेथड में गलतियों की ज़्यादा गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी। इस मेथड में डायरेक्ट मेथड की तरह ये नहीं था कि बच्चा गलती करेगा तो तब ही सीखेगा, और अगर वो गलती करता है तो उसको एकदम से उसकी गलती नहीं बताई जाती, बल्कि बच्चे को मौके दिए जाते हैं कि वो अपनी गलती को खुद ही ठीक कर ले। और अपनी गलती को ठीक करने के चक्कर में बच्चा कई दफ़ा और ज़्यादा गलतियाँ करता था। तो इस मेथड में वो तरीका भी यूज़ नहीं किया गया। इसमें अगर कोई बच्चा गलती करता है तो फ़ौरन उसको उसकी गलती बता दी जाती थी ताकि बच्चा एक्यूरेटली लर्न करे। उसके अलावा ये एक टीचर डोमिनेटेड मेथड था, यानी कि इस मेथड में जितनी भी टीचिंग होती थी वो एक टीचर के ही ज़िम्मे होती थी, और टीचर जो बोलता था स्टूडेंट वही करते थे। स्टूडेंट्स का अपना कोई ज़्यादा ख़ास रोल नहीं होता था, वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं करते थे। तो टीचर जिस तरीके से, जिस लिहाज से उनको लैंग्वेज सिखाना चाहता था, स्टूडेंट्स उसी तरीके से लैंग्वेज को सीखते थे। मतलब इस मेथड में टीचर को खुली छूट थी कि वो अपने तरीके से बच्चों को लैंग्वेज सिखा सके। उस टीचर को स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा पाबंद होके नहीं रहना पड़ता था। और तो और ये मेथड भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह बड़ी क्लासेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, यानी कि इस मेथड को बड़ी क्लासेस में भी यूज़ किया जा सकता था और फिर आसानी के साथ उनकी असेसमेंट की जा सकती थी। यानी कि डायरेक्ट मेथड की तरह इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी कि स्टूडेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएँ या क्लासेस को छोटा रखा जाए। अब बात करते हैं इस मेथड के डिसएडवांटेजेस, यानी इसके शॉर्ट कमिंग्स की, कि वो चीज़ें जिनके ऊपर इस मेथड को क्रिटिसिज्म मिला और ये मेथड भी पिछले दोनों मेथड्स की तरह आखिरकार फ्लॉप हो गया। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये था कि इसकी जो थ्योरेटिकल बेस थी वो गलत थी।
अब शुरू में तो ये थ्योरेटिकल बेस इसका एडवांटेज रही, लेकिन यही थ्योरेटिकल बेस आगे चल के इस मेथड का डिसएडवांटेज बन गई, क्योंकि बिहेवियरिज्म थ्योरी को जब नॉम चॉम्स्की ने बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया तो आखिरकार बिहेवियरिज्म का क्रेज़ लोगों के दिमाग से उतरने लगा और बिहेवियरिज्म के जवाब में साइकोलॉजी में भी नई नई थ्योरीज आने लगीं और आखिरकार ये साबित हो गया कि बिहेवियरिज्म की थ्योरी गलत थी। तो जिस थ्योरी के ऊपर इस मेथड को क्रिएट किया गया था वो थ्योरी ही गलत निकली, तो ये इसके एक डिसएडवांटेज में बदल गई और इस चीज़ पर इसको काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। फिर क्योंकि ये एक टीचर डोमिनेटेड मेथड था तो इसमें स्टूडेंट्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं था। स्टूडेंट का बस इतना ही रोल था कि वो तोते की तरह रटे लगाता रहे, जो उसको टीचर बोलता रहे वो उसको रिपीट करता रहे। तो लाजमी बात है जब स्टूडेंट का कोई अपना उसमें रोल है ही नहीं तो उसमें क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। वो उतना ही बोलेगा जितना उसको सिखाया जाएगा, क्योंकि वो खुद से अपनी तरफ से तो कोई सेंटेंसेस बोल नहीं रहा, वो वही सेंटेंसेस को रिपीट कर रहा है जो उसके टीचर उसको बोल रहे हैं। तो इस रीज़न की वजह से बच्चे क्रिएटिवली सेकंड लैंग्वेज को अच्छे से और इतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर इस मेथड में फ्लुएंसी से ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस था, यानी कि स्टूडेंट्स पर यह जोर दिया जाता कि वो अपने सेंटेंसेस को एक्यूरेटली बोलें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में दिया जाता था। तो जब फ्लुएंसी से ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस किया गया तो स्टूडेंट्स के सेंटेंसेस एक्यूरेट तो हो गए, लेकिन वो स्टूडेंट्स सेकंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन में इतने ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हो पाए, यानी कि वो कम्युनिकेशन करने के काबिल तो थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेथड बुरी तरह फ्लॉप रहा और बच्चे कम्युनिकेशन करने के काबिल नहीं थे, वो कम्युनिकेशन करने के काबिल थे, लेकिन उनका ज़्यादा जोर क्योंकि एक्यूरेसी पे होता था इसलिए वो उस लैंग्वेज में इतने अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे जितना इस मेथड का एम था कि वो कर पाएँ। फिर इसमें वोकेबलरी भी तो बच्चों को इतनी ज़्यादा नहीं सिखाई जाती थी, जो भी वोकेबलरी सिखाई जाती थी वो उन डायलॉग्स के अंदर ही सिखाई जाती थी, उनको अलहदा से कोई भी वोकेबलरी नहीं सिखाई जाती थी, जिनकी वजह से उन स्टूडेंट्स की सेकंड लैंग्वेज की वोकेबलरी भी लिमिटेड होती थी। तो जब वोकेबलरी लिमिटेड होगी तो लाजमी बात है कि कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम तो आएगी। तो अगर इस मेथड का फोकस स्पीकिंग और लिसनिंग पर अलग-अलग होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पर होता तो शायद ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता, लेकिन क्योंकि इस मेथड का फोकस इन चारों स्किल्स पर अलग-अलग से था, यानी कि स्पीकिंग की अलग से प्रैक्टिस करवाई जाती, लिसनिंग की अलग से प्रैक्टिस करवाई जाती, रीडिंग की अलग और राइटिंग की अलग, तो वो स्पीकिंग भी कर लेते थे, लिसनिंग भी उनकी अच्छी थी, यानी वो नेटिव्स की बातें समझ जाते थे। लेकिन जब आपस में बातचीत करने की बारी आती थी तो थोड़ी देर के बाद उन बच्चों की बातें ख़त्म होना शुरू हो जाती, यानी उनके पास बातें लिमिटेड ही होती थी। तो अब ये सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने के बाद अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि ऑडियो लिंगुअल मेथड पिछले दोनों मेथड से ज़्यादा बेहतर था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जिनकी वजह से इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, और ये जो रहती कमियां थी इनको भी दूर करने की कोशिश की गई, और फिर यही कोशिशें आखिरकार रंग लाईं और 1970s में हमें CLT जैसा बेस्ट मेथड मिला जो कि अभी भी दुनिया में काफ़ी जगह अच्छे से यूज़ हो रहा है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस भी कर रहा है। लेकिन इस CLT मेथड के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या ऑडियो लिंगुअल मेथड अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर मेरी बाकी वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अब आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।